हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कीटनाशी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेस्टिसाइड्स। इसके अंदर हम कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा कीटनाशी या पेस्टिसाइड्स। सबसे पहले देखेंगे पेस्टिसाइड्स या कीटनाशी क्या होता है। परिभाषा देखें इसकी। तो कीटनाशी वे विषैले रसायन या रसायनों का मिश्रण होते हैं। कीटनाशी क्या वे विषैले रसायन या रसायनों का मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं जिनका उपयोग हम मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों मतलब पेस्ट को मारने और नियंत्रित करने के लिए करते हैं। उन्हें हम कीटनाशी कहते हैं। बात करें इनकी प्रकृति की, तो ये मूल रूप से प्रयोगशालाओं या फिर कारखानों में बनाए गए संश्लेषित रसायन मतलब सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। बात करें इनकी प्रकृति की, तो ये क्या होते हैं? मूल रूप से प्रयोगशालाओं या फिर कारखानों में बनाए गए संश्लेषित रसायन या फिर सिंथेटिक केमिकल होते हैं। अब हम बात करें पीड़क मतलब पेस्ट में किन किन को शामिल किया जाता है। पीड़क में शामिल की बात करें किन किन को शामिल किया जाता है, तो इसमें हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट मतलब इंसेक्ट को, फफूंद मतलब फंजाई को, खरपतवार मतलब बीड्स को और चूहे मतलब रोडेंट्स को, इनको शामिल किया करते हैं हम पीड़क के अंदर। आप इसे याद रखेंगे, पीड़क में किन किन को शामिल किया जाता है, तो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, फफूंद मतलब कवक, खरपतवार और चूहे मतलब रोडेंट्स, इनको शामिल करते हैं इसके अंदर। बात करें इनका वर्गीकरण, तो पीड़कों को पीड़कनाशियों को उनके उपयोग मतलब वो किसको मारते हैं इसके आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। कितने? तीन भागों में से बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग है? पहला आता है हमारा कीटनाशी, जिसे इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काम में आते हैं। दूसरे आते हैं कवकनाशी, जिसे फंजीसाइड्स कहते हैं, तो ये हमारे फफूंद और कवक को नष्ट करने के लिए काम में आते हैं। किसको? फफूंद और कवक को नष्ट करने के लिए काम आते हैं। तीसरे होते हैं हमारे कौन से? शाकनाशी, जिसे हर्बिसाइड्स कहते हैं, तो खेतों में उगने वाली खेतों में उगने वाली अवांछित घास या फिर खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम आते हैं हमारे कौन से? हर्बिसाइड्स या शाकनाशी। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे उनके उपयोग के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा गया है। एक-एक करके उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कीटनाशी, जिसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो इंसेक्टिसाइड और उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कीटनाशी क्या होते हैं? तो वे विषैले रसायन जो विशेष रूप से हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, तो वे विषैले रसायन जो हमारे क्या विशेष रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को समाप्त करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। किसको? फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और इन्हें क्या इनकी रासायनिक संरचना के आधार पर इनकी रासायनिक संरचना के आधार पर मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन। एक तो क्या होता है हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन होता है, दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोक्लोरीन की बात करते हैं, इसमें हमारे किन किन को शामिल करते हैं? इनमें हमारे डीडीटी, बीएससी, बीएससी के बाद एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, एंडोसल्फान, ये हमारे के ऑर्गेनोक्लोरीन के अंदर शामिल होते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी नष्ट नहीं होते, इसलिए इनको पर्यावरण के लिए नुकसानदायक माना जाता है ऑर्गेनोक्लोरीन को। दूसरे होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये पैराथियोन, मेलाथियोन, डाइक्लोरोवोस, डाइमिथियोट। आप इसे याद रहेंगे। तो हमारे दो कैटेगरी है हमारी किसकी? इंसेक्टिसाइड की। दो कैटेगरियां कौन कौन सी? एक तो हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन है और दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट है। आप इसे याद रखें, किस कैटेगरी में किन किन को शामिल करते हैं ये भी आप याद रखें। जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन में हमारे डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन और एल्डोसल्फान, इनको शामिल करते हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट की, इसमें हमारा पैराथियोन, मेलाथियोन, डाइक्लोरवॉस और डाइमिथियोट, इनको शामिल करते हैं। अब हम बात करें प्रमुख कीटनाशकों का थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। जैसे हमारे डीडीटी की बात करें, जैसे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन भी कहते हैं। बात करें इसके इतिहास की, तो ये हमारे 1940 के दशक में खोजा गया दुनिया का पहला कार्बनिक कीटनाशी था। ये हमारे क्या दुनिया का पहला कार्बनिक कीटनाशी था, जिसकी खोज 1940 के दशक में हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? पॉल मूलर, और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। बात करें किस वर्ग का है, तो हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन वर्ग का रसायन नाम कौन? डीडीटी। बात करें वर्तमान स्थिति की, तो आज पूरी दुनिया में कृषि में इसके उपयोग को प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है। बात करें प्रतिबंध होने का क्या कारण है? जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन पहला कारण है जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये पर्यावरण में नष्ट नहीं होता, मतलब अजैव निम्नीकरणीय है, और साथ साथ जीवों जैसे हमारे मछलियों, पक्षियों, इनकी वसा मतलब फैट वाले उत्तकों में ये जमा हो जाता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन की बात करें, तो खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हमारे क्या छोटी मछली फिर बड़ी मछली, बड़ी मछली से
पक्षी या इंसान, तो इस तरह से इस जहर की मात्रा मतलब सांद्रता बढ़ती जाती है। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा डीडीटी को पूरी दुनिया में कृषि में उपयोग लेने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। कौन-कौन से? एक हमारा जैव एक्युमुलेशन और जैव मैग्नीफिकेशन। दूसरा आता है हमारा कौन-सा? बीएससी। बीएससी की बात करें तो जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बीएससी का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करें, तो ये भी हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन का ही एक कीटनाशी है। क्या? ऑर्गेनोक्लोरीन का एक कीटनाशी है और डीडीटी की तरह ये भी हमारे पर्यावरण में नष्ट नहीं होता और जीवों में जहर के रूप में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वर्तमान में इसका प्रयोग भी बंद कर रखा है। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? डाइक्लोरवाश। ये आता है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट श्रेणी का कीटनाशी। बाजार में इसे नुआन के नाम से जाना जाता है। बाजार में क्या है? नुआन के नाम से बिकता है डाइक्लोरवाश और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो घरेलू कीट होते हैं जैसे मच्छर, खटमल, इनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किनको? और मच्छर है, खटमल है, जैसे जो हमारे घरेलू कीट है, इनको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चौथा आता है हमारा कौन सा? डाइमिथोएट। ये आता है डाइमिथोएट की बात करें तो ये भी हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेटिक यौगिक है। ये भी हमारे क्या? ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिक है और बाजार में ये रोगोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रोगोर के नाम से जाना जाता है। और फसलों का रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, सैप सकिंग इंसेक्ट होते हैं, इनको मारने में ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। इनको फसलों का रस चूसने वाले जो कीट है, सैप सकिंग इंसेक्ट, तो इनको मारने में बहुत ज्यादा प्रभावी कौन सा? रोगोर। और ये भी हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेटिक श्रेणी का यौगिक है और इसका नाम क्या है? डाइमिथोएट। हमारा किस नाम से बिकता है? रोगोर के नाम से बिकता है। बात करें पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की, मतलब पीओपीज और स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो डीडीटी, बीएससी जैसे खतरनाक रसायनों को विज्ञान की भाषा में पीओपीज कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीओपीज। पीओपी का इसका मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। बात करें ये क्या होते हैं? ये वो विषैले रसायन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, मतलब सालों साल नष्ट नहीं होते हैं। खाद्य श्रृंखला के जरिए सजीवों के वसा मतलब फैटी एसिड में जाके जमा हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो इनके संपर्क में आने से कैंसर, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है, साथ ही साथ प्रजनन संबंधी बीमारियां और बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इन्हें हम पीओपीज मतलब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं। और इसके लिए हमारे क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन हो चुका है। क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन हो चुका है। तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को इन खतरों मतलब पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि हुई थी जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं। बात हो करे लागू होने की तो इस पर 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन में साइन किए गए थे और ये 2004 से पूरी दुनिया में लागू है पीओपीज को रोकने के लिए। अब हम बात करें कीटनाशकों की प्रमुख विशेषता की। कीटनाशक किस प्रकार के होने चाहिए? सबसे पहले कार्यप्रणाली क्या है बात करें तो ये कीटनाशक कीटों के तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र या फिर पाचन तंत्र पर सीधा हमला करके उन्हें मार देते हैं। ये बात करें कीटनाशक क्या करते हैं? कीटों के तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र या फिर पाचन तंत्र पर सीधा हमला करके उन्हें मार देते हैं। उपयोग के तरीके की बात करें तो इन्हें या तो पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं, या मिट्टी में मिला देते हैं। इन्हें या तो पत्तियों पर स्प्रे मतलब छिड़काव करते हैं या फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है। बात करें हमारे सिस्टमेटिक की या प्रणालीगत की तो कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जिन्हें पौधा अपनी जड़ों या फिर पत्तियों से सोख लेता है। जब कोई कीट उस पौधे को खाता है या फिर उसका रस चूसता है तो वो मर जाता है। इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक। फिर बात है चुनौती रेजिस्टेंस की, तो यदि किसान बार बार एक ही कीटनाशक का बहुत ज्यादा उपयोग करता है तो धीरे धीरे कीटों के अंदर उस जहर को सहने की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी विकसित हो जाती है और फिर वह दवा उस पर असर करना बंद कर देती है। जैसे कि हमारी क्लोरोपायरेक्सिफोस या क्लोरोपायरिफोस और मेथ्लाथियोन, तो ये हमारी कई ऐसी है जिनके प्रति हमारे क्या कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। अब आते हैं हमारे कौन से? कवकनाशी हैं जिन्हें फफूंदनाशक या फंजीसाइड भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वे विषैले रसायन जिनका उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कवक मतलब फफूंद या उनके बीजाणु स्पोर्स को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। तो बात करें कवकों से कौन कौन से रोग होते हैं फसलों में, उनकी बात करें, खास खास रोगों की बात करें। जैसे एक रोग होता है हमारा राइस ब्लास्ट, ये हमारे क्या चावल या धान की फसल में होता है कौन सा? राइस ब्लास्ट। दूसरा होता है हमारा व्हीट स्मट, जिसे लूज स्मट भी कहते हैं, तो इसमें होता है गेहूं में। और ये किस कवक की वजह से होता है? अस्टिलेको टिट्रिसी नामक एक कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से? अस्टिलेको टिट्रिसी नामक कवक की वजह से होता है। तो ब्लैक रस्ट की बात करें तो अनाज वाली फसलों में ये होता है ब्लैक रस्ट। अर्ली ब्लाइट की बात करें तो ये आलू में होता है और ये हमारे अल्टरनेरिया सोलोनी नामक कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से? अल्टरनेरिया सोलोनी नामक कवक की वजह से।
अर्ली ब्लाइट तो देख लिया आलू में, और लेट ब्लाइट भी हमारा आलू में होता है, और ये हमारा फाइटोप्थोरा कवक की वजह से होता है। तो अर्ली ब्लाइट हमारा अल्टरनेरिया सोलोनी की वजह से, और लेट ब्लाइट हमारा किसकी वजह से, फाइटोप्थोरा कवक की वजह से होता है। तो दोनों के बारे में हमने देख लिया। तो कवकों के द्वारा फसलों के अंदर होने वाले रोगों के प्रमुख प्रमुख रोगों के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कवकनाशी रसायन है, जिसमें आते हैं हमारे कौन, थायरम, जिनेब, केप्टॉन, केप्टाफॉल। कौन कौन सा, थायरम, जिनेब, केप्टॉन, केप्टाफॉल। और हमारे डाइक्लोरॉन, डाइक्लोरोफेनो, डाइक्लोरोफेन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये हमारे क्या, जो पारंपरिक रूप से हमारे जो कवकनाशी रसायन है उनके नाम है। फिर पारंपरिक कवकनाशी की बात करें तो हमारे जो लंबे समय से हमने काम में लिए थे, ये तो नए नए हैं। कौन कौन से, थायरम, जिनेब, केप्टॉन, केप्टाफॉल, डाइक्लोर डाइक्लोरॉन, डाइक्लोरोफेन, हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब पारंपरिक की बात करें जो लंबे समय से हम काम में ले रहे हैं, जैसे सल्फर पाउडर, कॉपर सल्फेट, बोर्डक्स मिश्रण, इन सब का उपयोग बहुत लंबे समय से फफूंदनाशक के रूप में किया जा रहा है। आधुनिक उदाहरणों में और आते हैं जैसे मैंकोजेब, पॉविस्टिन, कार्बेंडाजिम, ये हमारे क्या प्रमुख कवकनाशी है जो वर्तमान में भी काम आ रहे हैं। अब कवकनाशी की विशेषता और उनकी कार्यप्रणाली की बात करें कहाँ हमला करते हैं, तो ये रसायन फफूंद की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल को तोड़ देते हैं, या उनकी एंजाइम प्रणाली को बाधित कर देते हैं, जिससे फफूंद मर जाती है। तो कैसे होता है ये हमारा रसायन क्या करते हैं, फफूंद की कोशिका भित्ति सेल वॉल को तोड़ देते हैं, या उनकी एंजाइम प्रणाली उसको बाधित कर देते हैं, जिससे हमारा फफूंद मर जाती है। प्रणालीगत सिस्टमेटिक की बात करें तो कुछ कवकनाशी ऐसे होते हैं जिन्हें पौधे सोख लेते हैं, कुछ कवकनाशी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें पौधे सोख लेते हैं, और वो पूरे पौधे मतलब जड़ से पत्ते तक अंदर से सुरक्षित कर लेते हैं। क्या करें, पूरे पौधे को क्या अंदर से सुरक्षित कर लेते हैं। बात करें उपयोग के समय की, तो अत्यधिक नमी, हाई मॉइस्चर वाले क्षेत्रों में फफूंद जल्दी पनपती है, इसलिए वहां इनका प्रयोग अनिवार्य होता है। कहाँ पे, जो हमारी नमी ज्यादा होती है वहां पे फफूंद जल्दी पनपती है, इसलिए वहां इनका प्रयोग ज्यादा होता है। बात करें फफूंद की, तो फफूंद ये हमारे जो फंजीसाइड्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे निवारक होता है प्रिवेंटिव, और एक उपचारात्मक होता है मतलब क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव की बात करें तो बीमारी लगने से पहले बचाव किया जाता है। क्या, बीमारी लगने से पहले बचाव किया जाता है। उपचारात्मक क्यूरेटिव में बीमारी लगने के बाद उसको खत्म किया जाता है। तीसरा आता है हमारे पास हर्बिसाइड, जिसे खरपतवार नाशक भी कहते हैं, या फिर शाकनाशी। शाकनाशी, हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक क्या होते हैं, परिभाषा की बात करें तो ये वे विषैले रसायन जिनका उपयोग खेतों में मुख्य फसल के साथ, तो वे विषैले रसायन जिनका उपयोग क्या खेतों में मुख्य फसल के साथ उगने वाली जो अवांछित घास होती है, या फिर खरपतवार जिन्हें वीड्स भी कहते हैं, इनको नष्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि मुख्य फसल को कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारे हर्बिसाइड्स, खरपतवार नाशक या शाकनाशी कहलाते हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण कौन कौन से शाकनाशी रसायन है, जिसमें आते हैं सबसे पहले नंबर पे 2,4-D। 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हमारे क्या प्रमुख शाकनाशी के रूप में काम आता है। तो ये हमारे विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी है। क्या, विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन सा, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। भारत में इसका प्रयोग 1946 से हो रहा है, और ये मुख्य रूप से गेहूं में उगने वाली जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसको मारता है। किसको, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसको मारने का काम करता है। फिर आता है 2,4,5-T, तो ये भी हमारे क्या एक शक्तिशाली शाकनाशी है। 2,4,5-T, तो वो सेम टू सेम ही नाम है इसका। 2,4,5-T मतलब 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हमारी इसका पूरा नाम होगा 2,4,5-T का। फिर बात करें एट्राजिन और सिमाजिन की, तो इनका उपयोग हमारे मक्का और गन्ना जैसी फसलें होती हैं जिनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को उगने से पहले नष्ट करने के लिए किया जाता है। किसका, एट्राजिन और सिमाजिन का उपयोग। गोल्फ के मैदानों और बगीचों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एट्राजिन और सिमाजिन का। और अन्य हमारे कौन कौन से, जैसे एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और ब्रोमोक्सिन, तो ये हमारे क्या बहुत सारे शाकनाशी है। बात करें शाकनाशी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, शाकनाशी की कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ये रसायन क्या खरपतवारों के प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। कि ये रसायन क्या करते हैं, खरपतवारों के प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोक लेते हैं, जिससे वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो मर जाते हैं। बात करें शाकनाशी की, तो शाकनाशी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे कैसे होते हैं, चयनात्मक, और एक गैर चयनात्मक। चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव, तो ये इतने स्मार्ट होते हैं कि केवल अवांछित खरपतवार को ही मारते हैं, मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे हमारे 2,4-D है। और गैर चयनात्मक की बात करें तो ये जिस भी वनस्पति पे गिरेंगे उसे नष्ट कर देंगे। खेत तैयार करते समय पूरी घास जलाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, तो ये हमारे क्या गैर चयनात्मक होते हैं।
अब हमने तीनों के तीनों जो पीड़कनाशी है उनके बारे में देख लिया। अब पीड़कनाशियों के फायदे की बात करते हैं, पेस्टिसाइड से उनके फायदे की बात करते हैं। हालांकि ये क्या होते हैं, रसायन विषैले होते हैं, लेकिन फिर भी कृषि क्रांति में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे पहला फायदा है उत्पादन और आय में वृद्धि। तो कीटों और बीमारियों से क्या होता है, फसल बचती है, जिससे उपज बढ़ती है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। फिर समय और लागत में बचत। तो हाथ से घास उखाड़ने, जिसे निराई गुड़ाई कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे मजबूत मजदूर और समय लगता है, क्योंकि रसायनों के स्प्रे से काम जल्दी होता है, सस्ते में भी हो जाता है। फिर अर्थव्यवस्था को लाभ की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देशों को खाद्यान्न की कमी वाले देशों से निकाल करके खाद्य निर्यातक मतलब फूड एक्सपोर्टर बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। भंडारण या स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज सुरक्षा की, भंडारण में सुरक्षा, तो अनाज को गोदामों में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनका उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। बीमारी पर नियंत्रण की बात करें तो ये खेतों में पानी और कीटों से पैदा होने वाली बीमारियों को भी रोकते हैं। हाँ, खेतों में पानी और कीटों से होने वाली बीमारियों को भी रोकते हैं। तो कीटनाशियों के हानिकारक प्रभाव की बात करें तो कौन कौन से नुकसान होते हैं। बात करें लंबे समय तक और अंधाधुंध उपयोग की वजह से कई खतरनाक परिणाम हमारे सामने आए हैं इनके उपयोग से। एक तो पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा है। ये रसायन क्या करते हैं, मिट्टी और पानी में घुल के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और लक्षित क्षेत्र जो खेत है उनसे बाहर जाकर भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर मित्र जीवों की मृत्यु की बात करें तो ये हानिकारक कीटों के साथ साथ केंचुए, मधुमक्खी और तितलियां जैसे जो किसानों के मित्र जीव है उनको भी मार देते हैं। हानिकारक कीटों को तो मारते हैं, लेकिन जो हमारे किसानों के मित्र जीव होते हैं उनको भी मार देते हैं। तो मिट्टी और फसलों के नुकसान की बात करें तो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता मतलब उपजाऊपन और भौतिक उपज की पौष्टिक गुणवत्ता उनको भी खराब कर देते हैं। फिर बात करें मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की, तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हेल्थ एजार्ट्स की बात करें तो इसमें दो तरह के प्रभाव है, एक तो अल्पकालिक प्रभाव और एक दीर्घकालिक प्रभाव। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, ये रसायन छिड़कते समय किसान को त्वचा पर चकत्ते, जी मचलना, दस्त, चक्कर आना, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आ जाती हैं। दीर्घकालिक प्रभाव या लॉन्ग टर्म के प्रभाव की बात करें तो हमारे भोजन मतलब सब्जियों अनाज के माध्यम से या भोजन के माध्यम से शरीर में आ जाते हैं। तो शरीर में आ जाने पर ये रसायन कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रजनन क्षमता में कमी और नवजात शिशु में जन्मजात विकृतियां जिसे बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं उनका कारण बनते हैं। ओवरऑल देखें निष्कर्ष के रूप में तो यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में रासायनिक कीटनाशकों की बजाय जैविक खेती और जैव कीटनाशकों मतलब बायो पेस्टिसाइड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पीड़कनाशियों में तीन पीड़कनाशी कौन कौन, कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।